students of class 8, welcome back to your online class. Students, आपके हिंदी सेकेंड टर्म एग्जाम का परफॉर्मेंस देख के मुझे खुशी हुई कि आप लोग पढ़ रहे हैं, घर पे भी बैठकर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। अब हम लोग थर्ड टर्म के पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग थर्ड टर्म का पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें हमारा 4 लेसन है। लेसन 16 कन्याकुमारी की यात्रा, लेसन 17 बयां से जो एक कविता है, लेसन 18 हेलन केलर के पत्र और लेसन 19 भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। इस तरह हमारा 4 लेसन थर्ड टर्म के लिए बचा है। अभी तक हम लोगों ने 15 लेसन तक फर्स्ट और सेकंड टर्म एग्जाम का पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्याकुमारी की यात्रा। स्टूडेंट्स, इस लेसन के माध्यम से हम लोग आज कन्याकुमारी की सफर करेंगे। हम लोग जानेंगे कि कन्याकुमारी यात्रा के दौरान लेखक ने किन किन जगहों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। कन्याकुमारी की यात्रा जिस लेसन का नाम है, यह एक यात्रा वृत्तांत पाठ है। केवल किशोर जी दिल्ली महानगरी से कन्याकुमारी तक की यात्रा सपरिवार रेल से करते हैं। केवल किशोर जो इस पाठ के लेखक हैं, वह अपने परिवार के साथ दिल्ली महानगरी से कन्याकुमारी तक की यात्रा रेल के द्वारा करते हैं। विभिन्न स्टेशनों की सांस्कृतिक झलक, खान पान, पहनावा तथा वायु प्रकृति के क्रमशः बदलते चित्र उन्होंने यहाँ बड़ी निपुणता से प्रस्तुत किए हैं। जिन जिन स्टेशनों पे उन्होंने रुका है, देखा है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ की सभ्यता का इन्होंने बहुत ही निपुणता से वर्णन किया है। कन्याकुमारी के मंदिरों और विवेकानंद स्मारक के भव्य वर्णन तथा त्रिसिंधु सुषमा के मनमोहक चित्रण ने पाठ को अत्यंत रोचक बना दिया है। अर्थात पाठ को बहुत ही रोचक बना दिया है, जिससे पाठक के हृदय स्थली में एक प्रेरणा बढ़े जाने की उत्सुकता आएगी हमारे अंतर मन में, और हमें यह पाठ भी अच्छा लगेगा क्योंकि इस पाठ के माध्यम से हम लोग कन्याकुमारी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दिल्ली में जो है भीषण सर्दी पड़ रही थी। पानी छूने की तो बात दूर, कह रहे हैं कि इतनी ठंड थी कि पानी छूने की बात तो दूर, उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। घर में तो रूम हीटर से राहत मिल जाती थी, लेकिन घर से बाहर निकलते ही हवा काटने को दौड़ती थी। रूम में क्या है, लेखक कह रहे हैं कि रूम में तो चलो हीटर से राहत मिल जाती थी, लेकिन घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि जो सर्द की ठंडी हवा होती है वो उनके शरीर को काटती थी। मीन्स उन्हें बहुत ठंडी का अनुभव होता था। सूरज भी बीमार सा दिखता था और खिली हुई धूप भी उस समय नहीं हो रही थी। सूरज जैसे बीमार सा दिखता था और सुबह शाम कोहरे का साम्राज्य था, और सुबह शाम जो है घना कोहरा छाया रहता था। इस प्रकार धूप बहुत अच्छी लगने पर भी सुलभ नहीं थी। सुलभ बने अच्छी नहीं थी, मन को भाने वाली नहीं थी। अवकाश यात्रा सुविधा की अवधि समाप्त हो चुकी थी। कह रहे हैं कि अवकाश अर्थात छुट्टी, यात्रा सुविधा की अवधि जो है समाप्त हो चुकी थी। समय जो है, जो अवकाश थी, उस दौरान यात्रा की अवधि जो है समाप्त हो चुकी थी, किंतु सरकार ने दिसंबर तक उपयोग करने की छूट दे रखी थी। लेकिन इस छुट्टी को सरकार ने दिसंबर तक उपयोग करने की छूट दी थी।
इसलिए परिवार से विचार विमर्श करके बड़े दिन की छुट्टियों में कन्याकुमारी के दर्शन करने की योजना बना डाली। मेरी और पत्नी की भाग दौड़ बढ़ गई, परंतु बच्चों की खुशियां आसमान छूने लगी। लेकिन बच्चे बहुत खुश थे कि उन्हें घूमने जाना है, अपने पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर जाना है। 24 दिसंबर को केरल एक्सप्रेस से अपनी यात्रा शुरू की। लेखक ने 24 दिसंबर को केरल एक्सप्रेस से अपनी यात्रा शुरू की। रेल के आरक्षण विभाग में काम कर रहे एक मित्र की सहायता से प्रथम श्रेणी के 4 टिकट उपलब्ध कर लिए थे। लेखक अपने मित्र के, जो उनके मित्र रेल में काम करते थे, उनके संपर्क से उन्होंने प्रथम श्रेणी के एसी के प्रथम श्रेणी के 4 टिकट प्राप्त कर लिए थे। इसलिए घर की तरह डिब्बे में सामान जमाया, बिस्तर बिछाए। वो जो उन्होंने जो प्रथम श्रेणी की 4 टिकटें उन प्राप्त की थी, वो जगह उनके लिए घर के समान था। वो अपने घर के जैसे उस ट्रेन के डिब्बे में बिस्तर लगाए और अपना सामान जमाए, अर्थात रखे। अंदर की चिटकिनी लगाई और दरवाजे की चिटकिनी उन्होंने लगाई और दिल्ली की दौड़ धूप की थकावट मिटाने के लिए सो गए। कह रहे हैं कि दिल्ली की दौड़ धूप से जो थकान हुई थी उसको मिटाने के लिए मैं सो गया। जब आंखें खुली तो पाया कि रात हो गई, और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि रात हो गई है और भोपाल स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है। और गाड़ी जो है, ट्रेन जो है उनकी भोपाल स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। स्टेशन पर पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। स्टेशन पे ज्यादा लोगों का जमाव नहीं था, भीड़ नहीं थी, चहल पहल नहीं थी। लगा कि सन 1984 ईस्वी के गैस कांड के हादसे से यह शहर अभी भी पूरी तरह उबरा नहीं है। एक बार सन 1984 ईस्वी में गैस कांड हुआ था, तो उन्हें ऐसा लगा कि उस हादसे से अभी भी ये शहर जो है उबर नहीं पाया है। भोपाल के बाद विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। भोपाल बीतते ही विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है आरंभ हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं, जो प्राचीन मान्यता के अनुसार उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ऐसा माना जाता है, प्राचीन मान्यता है कि जहां से ये पहाड़ियां शुरू होती है वहीं से उत्तर भारत जो है दक्षिण भारत से अलग हो जाती है। आजकल 4 केंद्र शासित प्रदेश, उस समय 4 केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, दमन, दीव और लक्षद्वीप के अलावा दक्षिण भारत के अंतर्गत 5 राज्य आते हैं। वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल। नागपुर पहुंचने पर सुबह हो चुकी थी। यह उत्तर और दक्षिण भारत का संधि स्थल सा प्रतीत हुआ। यहाँ दक्षिण भारतीय डोसे, वहाँ के जो प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ हैं उसमें डोसे, इडली, बड़े आदि अधिक से अधिक मात्रा में मिलते हैं। स्टेशन पर द्रविड़ मूल के यात्रियों, दुकानदारों, कार्यकर्ताओं आदि की संख्या बढ़ने लगी थी। हम लोगों के शरीर से गर्म कपड़े एक एक करके उतरने लगे। नागपुर से जब गाड़ी आगे बढ़ी तो संतरे का रस चूसते हुए आशा ने पूछा, उनकी बेटी ने पूछा, लेखक की बेटी ने, पिताजी यह सारा क्षेत्र तो पथरीला है, फिर इन संतरों में इतना रस कैसे भर जाता है? पूछती है कि यह शहर तो पथरीला है, फिर इन संतरों में, जब यहाँ की जमीनें जो है समतल नहीं है, फिर भी इन संतरों में ऐसे रस कैसे भर जाता है? मैंने कहा, प्रकृति जिसे कठोर बनाती है उसमें रस भर देती है। लेखक ने उत्तर दिया कि प्रकृति जिस फल को कठोर बनाती है उसमें रस भर देती है। देखो, नारियल ऊपर से कितना कठोर होता है, किंतु उसके अंदर रस लबालब भरा रहता है। नारियल देखने में ऊपर से तो कितना कठोर होता है, लेकिन उसके अंदर क्या है? रस भरा होता है। संतरों का रस तो किसानों के खून पसीने का है, लेकिन यह संतरे का जो रस है ये तो किसानों के मेहनत का, उनके परिश्रम का फल है।
अभी मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि आनंद, उनका बेटा जिसका नाम था आनंद, लेखक का बेटा आनंद क्या पूछ बैठा, संतरा तो गर्मियों के लिए उपयुक्त फल है, फिर जाड़ों में क्यों होता है? कह रहा है, पूछता है कि संतरा जो है गर्मी के मौसम के अनुसार यह उपयुक्त होना चाहिए, लेकिन ये जाड़े में क्यों होता है? इसलिए कि हमें सर्दी न सताए। प्रकृति हमारी संरक्षिका और माँ है। प्रकृति क्या हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए इसे क्या है, यह ठंडी में होती है, ये हमारी संरक्षिका है और माँ के समान हमारा ध्यान रखती है। जाड़े में अक्सर सर्दी और जुकाम हो जाते हैं। संतरे के रस में विटामिन सी होता है जो सर्दी और जुकाम को नियंत्रित करता है। सर्दी होने पर डॉक्टर विटामिन सी की गोलियां देता है और प्रकृति संतरे जैसा स्वादिष्ट फल। मैंने कहा, काले स्याह पत्थरों वाले पर्वतों को काट कर रेल मार्ग बनाया गया था। भोपाल के बाद से ही सुरंगें पार करनी पड़ी थी। कह रहे हैं कि काले स्याह पत्थरों को काटकर रेल मार्ग बनाया गया था और उसी रास्ते से भोपाल से होते हुए भोपाल के सुरंगों को उन्हें पार करनी पड़ी, जिनसे गाड़ी के गुजरते समय धूप अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता था और उस गुफा में इतना अंधेरा था कि तेज धूप होने के बावजूद भी मनुष्य स्वयं को देख नहीं पाता था। ऐसे समय में हम लोगों की बातचीत प्रायः बंद हो जाती थी और उस समय वो ऐसा दृश्य देखकर लोग भयभीत हो जाते थे और चुप हो जाते थे। प्रायः लोग बातचीत करना बंद कर देते थे। रेल मार्ग के दोनों ओर बड़ी बड़ी चट्टानें पसरी हुई थी। कहीं कहीं पर चट्टानें टूटकर गिरने को हो रही थी। कहीं बड़ी चट्टानें, छोटी चट्टानें विराजमान थी। कहीं कहीं ऐसा था कि बड़ी चट्टानें छोटी चट्टानों पर विराजमान थी, लदी हुई थी। आनंद ने उन्हें देखकर कहा, यहाँ के बच्चे तो बोधे हैं, अर्थात यहाँ के बच्चे बुद्धिमान नहीं हैं। यदि मैं यहाँ रहता तो छोटी चट्टानों पर सवार बड़ी चट्टानों को धक्का मारकर नीचे गिरा देता। आशा चुप रहने वाली तो थी नहीं। उसकी बहन जो आशा थी वो उसकी बात सुनकर चुप नहीं रही, वो चुप रहने वाली नहीं थी। बोल पड़ी, भैया तुमसे कोई चट्टान टस से मस नहीं होगी। धक्का मारकर नीचे गिराने की बात तो दूर रही, इनमें से प्रत्येक टनों भारी है। इनमें से हर एक पत्थर टनों भारी है, उसमें इतना वजन है। काले पत्थर लाल, सफेद आदि पत्थरों से वजनी और मजबूत होते हैं। काले पत्थर जो है लाल, सफेद और दूसरे पत्थरों से ज्यादा भारी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। शायद इसमें से कुछ लौह अयस्क हों। बच्चों की बातचीत में मुझे दखल देना पड़ा। मैंने उन्हें बताया, ये सभी आग्नेय चट्टानें हैं और बहुत पुरानी हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हिमालय से बहुत पुरानी हैं। जो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं वो हिमालय पर्वत से भी बहुत पुरानी हैं। जब गाड़ी बल्लार साहिब स्टेशन पर रुकी तब आनंद और आशा नीचे उतरे और पत्थर के टुकड़े उठा उठाकर उन्हें जांचने परखने लगे। आनंद ने अनुभव किया, आशा की बात में सच्चाई थी। प्रातःकालीन प्रकाश में काले पत्थर और भी स्याह लग रहे थे और भी काले लग रहे थे। कोयम्बतूर में दूसरी सुबह हुई और पहले की अपेक्षा अब अधिक हरियाली के दर्शन होने लगे। एर्णाकुलम से त्रिवेंद्रम तक के मार्ग में केले और नारियल की घनी खेती की मात्रा क्रमशः बढ़ती गई। त्रिवेंद्रम के पहले तुम्बा रॉकेट केंद्र देखते हुए लगभग 5 बजे शाम को हम 37 घंटे में 3054 किलोमीटर की यात्रा करके ज्यों ही प्लेटफार्म पर उतरे, प्रोफेसर अय्यर को देखकर हमारी खुशी का सीमा न रहा। दोनों गले मिले और बाहर से टैक्सी लेकर उनके घर पहुंचे। दोनों परिवारों का पहले औपचारिक परिचय हुआ और बाद में सभी
हिल मिल गए, बाद में सभी एक दूसरे से हिल मिल गए। श्रीमती अय्यर धार्मिक वृत्ति की स्नेहिल महिला हैं। स्नान के बाद उन्होंने नई धोती और आधे बाजू का कुर्ता पहनने को दिया। जब लेखक स्नान कर लिए तो अय्यर ने उन्हें आधे बाजू की कुर्ता और धोती पहनने के लिए दिया और क्या बोला, आप लोग पद्मनाभ मंदिर जाकर शेषशायी विष्णु के दर्शन कराइए। शेष नाग पे सोए हुए विष्णु की दर्शन कराइए पद्मनाभ मंदिर में जाकर। अब तक मैं आपके लिए भोजन तब तक ये क्या बोलती हैं कि मैं आप लोगों के लिए भोजन तैयार करती हूँ। जब धोती कुर्ता पहनने की बात पूछी तो उन्होंने बताया, दक्षिण भारत के कई मंदिर में केवल धोती कुर्ता पहन कर ही जाया जा सकता है। दक्षिण भारत में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिसमें केवल धोती कुर्ता पहनकर जाने का ही रिवाज है। रात्रि के भोजन में कितनी स्वादिष्ट चीजें परोसी गई। कह रहे हैं कि रात्रि का जो भोजन था उसमें बहुत सी स्वादिष्ट चीजें परोसी गई, गिनना मुश्किल है। हाँ, वे सब दक्षिण भारतीय विशिष्ट व्यंजन थे, लेकिन वो सारे व्यंजन दक्षिण भारतीय व्यंजन थे। डट कर भोजन करने के बाद हम लोग गहरी निद्रा में सो गए। यात्रा से थके हुए ये लोग गहरी निद्रा में सो गए। दूसरे दिन नाश्ते के बाद रेल द्वारा कन्याकुमारी के लिए रवाना हुए। दूसरे दिन ये लोग कन्याकुमारी की यात्रा के लिए रवाना हुए, कन्याकुमारी के दर्शन के लिए चले गए। अय्यर परिवार ने प्लेटफॉर्म पर भावभीनी विदाई दी। केरल प्रदेश में प्रवेश के समय से अभी तक नारियल, केले, सुपारी आदि की जिस घनी खेती और हरियाली के दर्शन हो रहे थे, वह दृश्य त्रिवेंद्रम से बाहर निकलते ही धीरे धीरे गायब होने लगा। सहयात्रियों से पूछने पर, साथ में जो यात्रा करते हैं उन्हें सहयात्री कहते हैं, तो सहयात्रियों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि केरल समाप्त हो गया और गाड़ी तमिलनाडु से गुजर रही है। उन लोगों ने बताया कि अब केरल का क्षेत्र सीमा जो है समाप्त हो चुका है, तमिलनाडु में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। समुद्र के पास होने पर भी यहाँ किसी कारण से अधिक वर्षा नहीं होती है और पिछले वर्ष तो यहाँ सूखा भी पड़ा था। यहाँ की भूमि भी पथरीली है क्योंकि यह क्षेत्र मलई पर्वत का विस्तार है। यही कारण है कि आंधी तूफान और ज्वार भाटे में समुद्री लहरों के प्रकोप से कन्याकुमारी का कस्बा सुरक्षित है। दोपहर होते होते हम कन्याकुमारी पहुंच गए। यहाँ हमारी अगवानी की डॉक्टर नंबियार ने, यहाँ इन लोगों की अगवानी डॉक्टर नंबियार नाम के व्यक्ति ने किया। कन्याकुमारी मंदिर के पास की एक धर्मशाला में उन्होंने हमारे ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। ये कन्याकुमारी के पास से एक धर्मशाला था जहाँ इन लोगों ने रुका था। कन्याकुमारी मंदिर तीनों सागरों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के संगम पर स्थित है। कन्याकुमारी का समुद्री तट स्नानार्थियों के लिए अत्यंत सुरक्षित है। वहाँ बड़ी बड़ी स्याह चट्टानें सिर उठाए खड़ी हैं जिनमें लहरें टकरा कर लौट जाती हैं। स्नानार्थी उनकी ओट में निर्भय होकर स्नान करते हैं। कन्याकुमारी मंदिर के आसपास कई सुंदर घाट हैं, सावित्री, गायत्री, कन्या, मातृपित्री आदि। सावित्री घाट पर स्नान करके हम कन्याकुमारी मंदिर के उत्तरी दरवाजे से मंदिर में गए। तभी दर्शनार्थी प्रायः उसी दरवाजे से जा रहे थे। कन्याकुमारी का मंदिर भव्य और प्राचीन है। लोगों का कहना है कि इसकी यात्रा बलराम और अर्जुन ने भी की थी। ऐसा माना जाता है कि इस कन्याकुमारी की यात्रा कृष्ण के भाई बलराम और पांडवों में से अर्जुन ने भी की थी। मंदिर के चारों ओर चार दीवारी है। मंदिर के गर्भगृह में कन्याकुमारी की खड़ी मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसके दाएं हाथ में एक माला है और बायां हाथ जांघ से लगा हुआ। हाथ की माला यह दर्शाती है कि देवी चीर कुमारी है। उनके हाथ की माला यह दर्शाती है कि यह देवी लंबे समय से कुमारी हैं। देवी की नाक का फूल बहुमूल्य हीरे का है।
जिसकी बहुरंगी चमक बिजली की रोशनी में चकाचौंध पैदा करती है। उनकी नाक का जो खील है वो बहुमूल्य हीरे का है और लाइट पड़ते ही उसकी चकाचौंध जो है सबको आकर्षित करती रहती है। इसके उत्तर में आदि गुरु शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद के अलग अलग मंदिर हैं। कन्याकुमारी का भूभाग पांड्य राज्य में था और देवी उसके राजाओं की कुल देवी थी और यह देवी उस वहां के पांड्य राज्य के राजाओं की कुल देवी थी। पूजा करके मंदिर से बाहर निकलने ही थे कि देखा लोग मंडप की ओर सूर्यास्त देखने जा रहे हैं। जैसे ही ये लोग पूजा करके बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि सूर्यास्त के समय लोग जो है मंडप की ओर सूर्यास्त देखने जा रहे हैं। हम लोग भी इसी ओर बढ़े, लेकिन गांधी मंडप की छत पर न जाकर हम लोग उससे भी दूर पश्चिम की ओर रेत के एक बड़े टीले पर चले गए। यहाँ की रेत रंग बिरंगी है। इसके संबंध में एक किंवदंती प्रचलित है, एक कहानी प्रचलित है। क्या किसी कारणवश शिव जी से कन्याकुमारी का विवाह नहीं हो पाया, तब देवी ने क्रुद्ध होकर विवाह के लिए एकत्रित सारी मांगलिक सामग्री कुमकुम, अक्षत, चंदन आदि को समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि इसी कारण यहाँ की रेत विविध रंगों की है। इस अनेक रंगों की वहां की रेत है। रेत की पहाड़ी से हमने देखा सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रूप दिया था। सूर्य का गोला पानी की सतह को बड़ी तेजी से छू गया। जब जैसे सूर्यास्त हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सूर्य का जो गोला है वो पानी के सतहों को छू रहा है। पानी पर दूर दूर तक सोना ही सोना ढुलक गया, पर वह रंग बड़ी तेजी से बदल रहा था, सुनहला, लाल, बैंगनी और काला। जब दृश्य पट पर पूरी तरह से कालिमा फैल गई तब हम लोग धर्मशाला की ओर लौटे। धर्मशाला में 4 बजे भोर से ही चहल पहल शुरू हो गई थी। प्रायः सभी लोग जाग चुके थे और विवेकानंद स्मारक की ओर जाने वाले का तांता लगा था, लाइन लगी थी। तब हम समुद्र किनारे पहुंचे तो देखा स्टीमरों पर लोग सवार होने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। बड़ी कठिनाई से जगह मिली। जब स्टीमर खुली तो लोग स्वामी विवेकानंद की जय के नारे लगाने लगे। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी अंतरिक्ष के पूर्व में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़ी द्वीपाकार चट्टान पर बना है। कहा जाता है कि पहले यह शिला समुद्र तट से लगी थी जिस पर देवी का मंदिर था। यहाँ अब भी एक स्थान पर पाद मुद्रा अंकित है, उनके पैरों के चिन्ह अंकित हैं, जिसे लोग देवी का चरण चिन्ह मानते हैं। 1882 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा के बाद देश के मुख्य तीर्थों का भ्रमण करते हुए यहाँ आए थे। सन 1882 में जब स्वामी विवेकानंद ने हिमालय की यात्रा की, उसके बाद मुख्य तीर्थों का भ्रमण करते हुए उन्होंने कन्याकुमारी का भी दर्शन किया था। कुछ दिनों तक यही चिंतन मनन और ध्यान करते रहे। विवेकानंद कन्याकुमारी में कुछ दिनों तक चिंतन मनन और ध्यान भी किया। बाद में यह शिला विवेकानंद शिला के नाम से प्रसिद्ध हुई और 1962-63 ईस्वी में स्वामी जी की शताब्दी के शुभ अवसर पर लगभग 85 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर लाल पीले पत्थर का भव्य मंडप बनवाया था। यह मंडप लगभग 26 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, जिसकी मेहराब 20 मीटर ऊंची है। इसके लिए सन्यासी मुद्रा में खड़ी 3.25 मीटर ऊंची काले चमकीले पत्थर की स्वामी जी की भव्य प्रतिमा है, जो दर्शकों को अभिभूत किए बिना नहीं रहती, दर्शक को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। यह मंडप में विवेकानंद के मुख्य मंडप के अलावा 2 अन्य मंडप है। इस मंडप में विवेकानंद के मंडप के अलावा और भी 2 मुख्य मंडप हैं। ध्यान मंडप, जिसका नाम है ध्यान मंडप और श्रीपाद मंडप।
हम लोगों ने मंडप की ऊपरी मंजिल से समुद्र में बिखरी काली चट्टानों की ओट से सूर्य को उदित होते देखा। छोटे छोटे द्वीपों सी चट्टानें दिख रही थी, जिनके पीछे से सूर्य बड़ी सावधानी से धीरे धीरे प्रकट हो रहा था और जल राशि पहले रक्त लाल, बाद में सुनहला लाल, अंत में सुनहला रंग धारण करती जा रही थी। वहां का दृश्य ऐसे था। हम लोग एक सप्ताह कन्याकुमारी में रहे और सूर्योदय एवं सूर्यास्त देखते रहे। वहां के मनमोहक सूर्योदय और सूर्यास्त लेखक अपने परिवार के साथ देखते रहे। कन्याकुमारी मंदिर, विवेकानंद स्मारक और गांधी मंडप के कण कण से परिचय प्राप्त करने के बाद हमने प्राचीन किला, प्रकाश स्तंभ और गिरजाघर भी देखे, किंतु कन्याकुमारी का मुख्य आकर्षक त्रिसिंधु शोभा है। वहां का मुख्य आकर्षण जो है त्रिसिंधु की शोभा है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर लहरें लहरा रही हैं, जो दिन रात भारत माता की चरण रज पखार रहे हैं, जो दिन रात भारत माता के चरण रज को छूती हैं, पखारती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन कंप्लीट हो गया। हम लोग इस लेसन के माध्यम से कन्याकुमारी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की और मुझे आशा है कि आप लोग इस लेसन को पुनः एक बार और पढ़ेंगे अपने बुक के द्वारा। थैंक यू।